हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। ये कुछ लोग तो मेरे साथ चौथी बार पढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है रट जाएगा उनको। तो कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे तो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। कल हम लोगों ने प्लासी का युद्ध पढ़ा था, बक्सर का युद्ध पढ़ लिया था। हम भूमिका बना रहे हैं 1857 के विद्रोह की ओर बढ़ने के लिए, 1857 क्रांति की ओर बढ़ने की भूमिका चल रही है। ये भूमिका में हमने देखा था कि बक्सर का युद्ध हो गया, उसके उपरांत अंग्रेजों का निर्णायक युद्ध है। ये भारत में यह निर्णायक युद्ध साबित होगा अंग्रेजों के लिए, क्योंकि अंग्रेज इस तरीके से एक स्थायी विजय मतलब एक परमानेंट विक्ट्री हासिल कर लेंगे बक्सर के युद्ध के द्वारा। और इस प्रकार से कहानी आगे चलेगी तो कहा जाएगा कि एक सिद्धांत जिसे बोलते हैं हम लोग धातुवाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बुलियनिज्म या प्रिंसिपल ऑफ बुलियनिज्म धातुवाद का सिद्धांत कहता है द मोर बुलियंस यू हैव द मोर पावरफुल यू हैव। का मतलब जितनी आपके पास धातु होगी उतना ही आप शक्तिशाली होंगे। इंग्लैंड धातु अपने पास का, मेटल का मतलब सोना अपने पास, मतलब जितना ज़्यादा उसके पास मेटल होगा उतना ही वह शक्तिशाली होगा। इस विचारधारा के साथ इंग्लैंड के महारानी यह आदेश देती हैं कि भारत से और ज़्यादा बुलियंस मतलब और पैसा भारत से लाया जाए। ये पैसा किस प्रकार से आएगा, तो इस पैसे को लाने के लिए एक व्यवस्था शुरुआत होगी जिसे बोला जाएगा भू राजस्व व्यवस्था। अंग्रेज व्यवस्था शुरू करेंगे, इसको बोलेंगे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। भू राजस्व व्यवस्था का मतलब भू के द्वारा राजस्व की प्राप्ति। भू के द्वारा राजस्व की प्राप्ति का मतलब भू में थोड़ी ना गेहूं की जगह सोना उगा देंगे। भू के द्वारा राजस्व की प्राप्ति का मतलब लगान वसूलेंगे, उसके द्वारा पैसा मतलब जनरेट हो जाएगा, मतलब उससे पैसा वसूलने की कोशिश की जाएगी। तो यह भू राजस्व व्यवस्था भारत में शुरुआत होगी। तो ऐसा कहा जाएगा सर्वप्रथम 1872 में आपको एक व्यवस्था सुनाई देगी, सॉरी 1772 में आपको एक व्यवस्था सुनाई देगी जिसका नाम है इजारेदारी प्रथा। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा यह व्यवस्था शुरू की जाएगी, इसे बोलेंगे इजारेदारी प्रथा। इस इजारेदारी प्रथा के अंतर्गत 5 वर्ष का ठेका दिया जाएगा नीलामी के आधार पर। जितनी ज़्यादा जो बोली लगाएगा उसको ज़मीन दे दी जाएगी और उसको 5 वर्ष का ठेका दिया जाएगा उस ज़मीन के लिए। तो ये इसे कहा गया इजारेदारी प्रथा, जो कि 1772 में स्टार्ट हुई। लेकिन भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो 3 व्यवस्थाएं हम लोग पढ़ते हैं वो है, एक पहली इस्तमरारी, दूसरी व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे इस्तमरारी के अलावा नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग रैयतवाड़ी, और उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे महलवाड़ी। आप सुनते रहिए, ये इसमें कुछ हो गया है, इसको मैं सही कर रहा हूँ। तो हमने बताया इस्तमरारी अथवा उसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद मैंने आपको बताया रैयतवाड़ी, और उसके बाद मैंने आपको बताया महलवाड़ी। यह 3 व्यवस्था हम लोगों को बेसिकली पढ़नी है, ठीक है। इस्तमरारी या फिर जमींदारी व्यवस्था अथवा उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट स्थायी बंदोबस्त, इसके अंतर्गत क्या हुआ, तो आपको याद रखना है कि इस्तमरारी व्यवस्था अथवा परमानेंट सेटलमेंट अथवा जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ, याद रखना है आपको। 1793 में यह व्यवस्था लागू की गई। देखिए ऊपर पॉइंट लिखा है, उसी पॉइंट से एकदम पकड़ के पढ़िएगा। 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा जॉन शोर की रिकमेंडेशन पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत टोटल लगान का 1/11 भाग जमींदार के पास रहेगा और 10/11 भाग ब्रिटिशर्स के पास रहेगा, ठीक है। इस व्यवस्था को कहाँ कहाँ लागू किया गया, बंगाल में लागू किया गया, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक में व्यवस्था लागू की गई। और यह भारत में 19% भूभाग पर लागू की गई। अगर मैं मोटे शब्दों में बोलूँ तो 90, ये आपको जो नंबर है इसे याद नहीं करना है, बस ध्यान में रखिए। आगे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, बताऊंगा, तब आपको आंसर पता लगेगा। मैंने आपसे क्यों बोला कि यह 19% भूभाग पर यह लागू की गई। तो इस्तमरारी व्यवस्था अथवा स्थायी बंदोबस्त अथवा जमींदारी व्यवस्था, जिसके अंतर्गत जमीन का मालिक जमींदार को बना दिया गया, इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा गया, इसे इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा गया। तो याद रखिए, जॉन शोर की रिकमेंडेशन पर कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में इसे लागू कर दिया गया, ठीक। साथ में एक कानून जो आप इसमें पढ़ोगे वो है सनसेट कानून, सूर्यास्त का नियम कहता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने सूर्यास्त का नियम बनाते हुए बोला कि जिस डेट तक लगान देना है, अगर उस डेट तक वह पैसा जमींदार देने में सक्षम नहीं हुआ तो उसकी ज़मीन को उस दिन के सूर्य के अस्त होने के उपरांत वह ज़मीन किसी और को नीलाम कर दी जाएगी। इसे कहा गया सूर्यास्त का नियम, सनसेट लॉ, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब कानून था। इसके उपरांत जब ये सूर्यास्त का नियम बहुत ज़्यादा लागू हुआ, उसके उपरांत ज़मींदारों से ज़मीनें निकल गई, हाथ से नीलाम हो गई। तो फिर मैंने आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको फिर सन्यासी विद्रोह बताया था कि वो क्यों जनरेट हुआ, सन्यासियों के द्वारा किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं संबंध ज़मींदार से भी पकड़ेगा, क्योंकि ज़मींदार ही वो दान देते हैं, सन्यासियों को पैसा देते हैं। उनकी ज़मीन छिन गई तो पैसा कहाँ से देंगे। तो ये है इस्तमरारी परमानेंट अथवा ज़मींदारी व्यवस्था। देखिए इसमें क्या समस्या है कि अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों ज़मींदारों की ज़मीन नीलाम करना तो शुरू करा। तो शुरुआत में तो ज़मींदारों को दिक्कत हुई, लेकिन कुछ समय के बाद ज़मींदारों ने एक नई मतलब जुगाड़ लगा दी। भारत में जुगाड़ बहुत जल्दी लगती है। जब यह ज़मीन नीलाम हो उनकी और ये लगान देने में सक्षम ना हो और इनकी ज़मीन जब नीलाम की जाए सनसेट लॉ के अंतर्गत, तो यह लोग अपने परिवार के ही किसी व्यक्ति को लाइन में लगा के ज़मीन फिर से वापस ले लें अपने हाथ में। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों को इस व्यवस्था के द्वारा कुछ सालों के बाद मूर्ख बनाना शुरू हुआ
उसी क्रम में कहा जाएगा कि 1820 में एक व्यवस्था भारत में और लागू की गई, इसे बोला गया रैयतवाड़ी सेटलमेंट। यह रैयतवाड़ी सेटलमेंट का मतलब था कि अब तक ज़मीन का मालिक ज़मींदार था, लेकिन अब अंग्रेज़ों ने ज़मींदार से सीधा डील नहीं किया, अब अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी मतलब रैयत से सीधा डीलिंग करी है। मतलब अब लगान देगा सीधा सीधा कल्टीवेटर, जो कल्टीवेट करता है ज़मीन को, उसको ज़मीन का मालिक उसको उससे ही लगान डायरेक्ट लेंगे। तो रैयतवाड़ी के अंतर्गत कल्टीवेटर को ओनर बना दिया गया ज़मीन का और इनसे लगान वसूली गई। लेकिन इस लगान वसूलने का आधार बताया गया दो, कि एक तो फसल की प्रकृति के अनुसार लगान दिया जाएगा और दूसरा क्वालिटी ऑफ द लैंड, ज़मीन की विशेषता के अनुसार ही आपसे लगान लिया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज़मीन की विशेषता और फसल की प्रकृति के आधार पर किस व्यवस्था में मतलब राजस्व की बात व्यवस्था, कौन सी राजस्व व्यवस्था ज़मीन की विशेषता और फसल की प्रकृति की बात करती है, तो आप बोलेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। 1820 में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड की रिकमेंडेशन के बाद यह व्यवस्था लागू कर दी गई। कहाँ कहाँ पे लागू की गई? मुंबई, मद्रास और असम। याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि बताइए कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कौन सी व्यवस्था लागू थी, तो आप बोलेंगे स्थायी बंदोबस्त। आपसे पूछा जाए मुंबई प्रेसिडेंसी में कौन सी व्यवस्था लागू थी, तो आप बोलेंगे रैयतवाड़ी मतलब बंदोबस्त व्यवस्था। इसके बाद हम महलवाड़ी पढ़ेंगे। तो महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ज़मीन का मालिकाना हक, या बोलूँ कि एक पूरे के पूरे गांव को बोला गया कि आपको इतना परसेंटेज, इतना मतलब मान लीजिए 50 लाख रुपए एक पूरे गांव को देना है, तो 50 लाख डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पीपल, जितने लोग वहाँ पर हैं, तो हर एक व्यक्ति पर कुछ ना कुछ पैसा आएगा। या फिर एक समुदाय को पूरा वो लगान का दे दिया गया, इतना जिम्मा दिया गया आपको, इतना राजस्व आपको जनरेट करना है इस ज़मीन के द्वारा। तो इसकी शुरुआत करी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा शुरू हुई है हॉल्ट मैकेंजी की रिकमेंडेशन पर। कौन से क्षेत्र में? गंगा वैली में, मध्य भारत में और पंजाब में यह व्यवस्था लागू की गई। ठीक। क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ये, आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी बताने की? देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए जब परमानेंट सेटलमेंट थी तो भी किसान एक्सप्लॉइट हो रहा था, ज़मींदार को ज़मीन का मालिक बना दिया गया। जब रैयतवाड़ी सेटलमेंट हुआ तो ज़मीन का मालिक भले ही किसान को बना दिया गया, लेकिन वह किसान जो गरीब है, जो नहीं दे पा रहा है, राजस्व जनरेट नहीं कर पा रहा है, वो जब उसकी ज़मीन उसके हाथों से छीनी जाएगी तो वह ज़मींदार के पास जाएगा लोन लेने के लिए। फाइनली प्रताड़ित किसान ही हो रहा है। महलवाड़ी व्यवस्था में भी यही हो रहा है। जो किसान ठीक ठाक व्यवस्था में है वो तो पैसा दे देगा, लेकिन जो गरीब किसान है जिसके यहाँ से ज़मीन बजाएगी वो लोन लेने के लिए ज़मींदार के पास जाएगा और ज़मींदार कहेगा कि बेटा 100% देंगे, हम तुमसे 100% लेंगे ब्याज। तो फाइनली प्रताड़ित वह किसान इतना हो चुका है और इतना प्रताड़ित होते होते उसकी ज़मीन उसके हाथ से निकल गई है, वो खेती करना भी उसको बंद हो चुका है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। तो बिल्कुल एकदम जब सड़क पे आ गया तो अंग्रेज़ों ने उससे कान में बोला कि देखो बेटा, सड़क पे तो आ ही गए हो, कुछ करने को है नहीं तुम्हारे पास, परिवार पीछे भूखा बैठा हुआ, तो ऐसा करो हमारी आर्मी ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें आर्मी रिक्रूटमेंट देंगे, 5 रुपये पर महीने की तुम्हारी तनख्वाह होगी, खाना तुमको मिलेगा, तो आराम से हमारे साथ काम करो। तो उस किसान ने जो अपनी ज़मीन खो चुका है, ज़मींदारों से प्रताड़ित है, जिसको पैसा देने के लिए कुछ नहीं है, उसने 5 रुपये महीना के सैलरी पर काम करा है ब्रिटिश आर्मी के अंतर्गत जाकर। और जब काम किया तो कहा जाता है कि वहाँ पर उनके साथ भेदभाव हुआ। वही नौकरी करने वाले यूरोपियन व्यक्ति को 15 रुपये दे रहे हो और वही नौकरी करने वाले एक भारतीय व्यक्ति को तुम 5 रुपये दे रहे हो। उनसे कह रहे हो ज़मीन पे बैठे हो, तुम लोग काले लोग, हम गोरे लोग हैं, तुम नीच हो, हम ऊंचे लोग हैं, हमारा वर्ण अच्छा है, हम अच्छा बोलते हैं, खाते हैं, पीते, तुम लोग घटिया आदमी हो। तो जब इस प्रकार की बातें होंगी, जब इस प्रकार का अपमान होगा, तो यही वो किसान है जो सैनिक तो बन गया, लेकिन यही वो किसान है जब बहुत गुस्से में उबलेगा तो ये किसान उस बंदूक के आगे वाले चाकू को निकालेगा और भोंकना शुरू कर देगा लोगों के पेटों में, अंग्रेज़ों के पेट में भोंकना शुरू कर देगा। तो कहा जाएगा जो 1857 का विद्रोह वास्तविकता में यह सैनिक विद्रोह ना होकर यह किसानों का विद्रोह है, क्योंकि जो सैनिक है वो वास्तविकता में किसान ही तो है, उन्हीं को तो सैनिक बना दिया गया, तो किसानों का विद्रोह भी कहा गया इसको। आपको समझना पड़ेगा 1857 के विद्रोह। अब मैं 1857 के विद्रोह की ओर बढ़ रहा हूँ धीमे धीमे। 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, तो मैंने आपको बताया। एक तो ये कारण है कि आपने किसानों से उनके काम को छीन लिया। दूसरा कारण है कि जो हैंडीक्राफ्ट, जो हथकरघा वाले हैं, उनसे उनके काम छिन गए, बुनकरों से उनके काम छिन गए। इसके अलावा जो संकुचित मानसिकता के लोग हैं उनकी भी समस्याएं हैं, इसलिए भी इस 1857 के विद्रोह का जन्म हुआ। तो आप कहेंगे सर संकुचित मानसिकता के लोगों का उनको क्या समस्या थी? तो देखिए 1829 में मैंने आपको बताया सती प्रथा एक्ट कानून आ गया, जिसके अंतर्गत सती प्रथा को बैन कर दिया गया, बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। जब ऐसी व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं तो जो संकुचित मानसिकता के लोग हैं, जो सास ससुर सोचते थे कि बहू, लड़का मरा तो बहू को साथ में चला दिया तो बहू बोझ नहीं बनेगी, उस व्यवस्था को भी अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया। तो परेशान है संकुचित मानसिकता के लोग। नेटिव रूलर्स की समस्या क्या है? जो भारत में राजा रानी है उनकी समस्या क्या है? रानी लक्ष्मीबाई से कहा अंग्रेज़ों ने कि क्योंकि तुम्हारे कोई बायोलॉजिकल संतान नहीं है, इसलिए हम अब आपके राज्य को हड़पते हैं।
हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का प्रयोग करते हुए, व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रयोग करते हुए आपके राज्य को हड़प ले रहे हैं, उनके राज्य को हड़प लिया गया। बहादुर शाह जफ़र से बोला गया कि देखो मुग़ल बादशाह, आज जब आपकी मृत्यु होगी उसके बाद जब आपकी संतान इस बादशाह के पद पर बैठेगी तो उसे हम बादशाह नहीं बुलाएंगे, उसे हम बुलाएंगे प्रिंस ऑफ इंडिया। जबकि बादशाहत की शुरुआत तो बाबर ने करी। बाबर ने ही बोला कि मैं पदशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ, और उसके पूर्वज की जो उपाधि बादशाह है उसको आपके मरने के बाद जो आपका बेटा पैदा होगा उसको हम बादशाह नहीं कहेंगे, उसको तो हम प्रिंस ऑफ इंडिया कहेंगे। तो आपने उसकी उपाधि छीन ली, आपने रानी लक्ष्मीबाई जी की मतलब राज्य को हड़प लिया। तो नेटिव रूल की समस्या है। और समस्या किसकी? सिपाहियों की समस्या। वो सिपाही जो किसान हैं जिनको सिपाही के रूप में रिक्रूट कर दिया गया है तो भारत के ही वो लोग, और चलिए अगर वो किसान नहीं भी हैं तो है तो कुछ भारत के सिपाही वहाँ पे आर्मी के अंदर। उनसे कहा जा रहा है कि ना सिर्फ भारत हमारी कॉलोनी है बल्कि अफ्रीका भी हमारी कॉलोनी है, आपको वहाँ पर भी सेवा देने जाने के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, सेवा आपको देनी है वहाँ पर जाके। तो आप सेवा देने के लिए अफ्रीका आप जाएंगे जहाज़ से। और भारत के कबीलों में यह पहले से ही विद्यमान है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने समुद्र की यात्रा करी तो समुद्र की यात्रा करने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो मतलब सिपाही घर से भी मार खा रहा है और अंग्रेज भी मार रहे हैं कि जाओ बेटा, जनरल सेटलमेंट एक्ट है जिसके अंतर्गत आपको विदेश में भी, भारत के बाहर जाकर भी समुद्र की यात्रा करते हुए सेवा देनी पड़ेगी। और भारत का कबीला कह रहा है कि नहीं दे सकते, तो अगर दोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो तो हम तुम्हें कबीले से निकाल देंगे। सिपाही की समस्या है। और तात्कालिक कारण भी है उसका। तात्कालिक कारण क्या है? 1857 के विद्रोह होने का तात्कालिक कारण है कि उस वक्त की जो कंडीशन, एक एनफील्ड राइफ़ल इन्वेंट हो चुकी है। इस एनफील्ड राइफ़ल में लगने वाले कारतूसों को खोलने के लिए मुंह से कारतूस को खोलना पड़ेगा। तो मुंह से खोलेंगे लेकिन उस कहा जाएगा उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। तो कई इतिहासकार कहते हैं कि अफवाह है, कई इतिहासकार कहते हैं नहीं गाय की चर्बी थी, सूअर की नहीं थी। कई लोग कहते हैं कि नहीं गाय और सूअर दोनों की चर्बी थी। ऐसा क्यों बोलते हैं कि गाय और सूअर दोनों की चर्बी थी? उसका कारण है, कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम को साथ लाने के लिए ऐसा बोला गया। ठीक, तो इमीडिएट तात्कालिक कारण क्या है 1857 की रिवॉल्ट का? कि गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खोलना धर्म भ्रष्ट होगा, और धर्म भ्रष्ट होगा तो बवाल होगा। और बवाल कैसे होगा? सबसे पहला बवाल होगा 19वीं इन्फेंट्री, 19वीं पैदल सेना बहरामपुर उड़ीसा में पहला विद्रोह फूटेगा 26 फरवरी 1857 को। उसके उपरांत 34वीं इन्फेंट्री, 34वीं पैदल सेना बैरकपुर वेस्ट बंगाल में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के क्रांतिकारी ने अपने लेफ्टिनेंट बॉग और जनरल हार्से को गोली मार के उन्हें घायल कर दिया। डेट याद रखिए 29 मार्च 1857, जगह है बैरकपुर वेस्ट बंगाल, 34वीं इन्फेंट्री। ठीक है, याद रखिए क्योंकि ये छोटे छोटे शब्द हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या याद रखना 1857 की रिवॉल्ट के संबंध में आपको कि 1857 के विद्रोह का भड़कना शुरुआत हुई है मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ में, उससे पूर्व मैं आपको बता चुका हूँ 29 मार्च 1857 को, फरवरी 1857 में मैं आपको बता चुका हूँ। 10 मई 1857 को यह विद्रोह मेरठ से उठा। और इस विद्रोह की एक विशेषता यह थी कि यह विद्रोह में उठते ही यह विद्रोह दिल्ली पहुंचना चाहता है। चाहे ये लखनऊ में शुरू हुआ हो तो दिल्ली पहुंचेगा, कानपुर से नेता उठेंगे, क्रांतिकारी उठेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, मेरठ से क्रांतिकारी उठेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। तो हर किसी को दिल्ली पहुंचना है। इसी कारण से इस 1857 के विद्रोह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। दिल्ली चलो विद्रोह है ये, सबको दिल्ली चलना है। 10 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ और अगले दिन तक दिल्ली पहुंच चुके हैं मेरठ वाले, पहुंचे हैं। तो बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल बादशाह हैं, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहा गया, जफ़र तो उनकी एक तरीके से संकलन है उर्दू शायरियों का, तो उसके कारण उनको बहादुर शाह जफ़र बोला गया, वरना उनका रियल नाम है बहादुर शाह द्वितीय। ये बहादुर शाह द्वितीय के महल के बाहर जब भीड़ पहुंच गई, तो ये मैं समझाने के लिए कहानी सुना रहा हूँ, तो कुंडी खटाई गई बहादुर शाह जफ़र की, भैया आज से आप हमारे हिंदुस्तान के शहंशाह कहलाएंगे। बहादुर शाह जफ़र ने कहा नहीं, हमें नहीं बनना, ब्रिटिशर्स बहुत परेशान करते हैं। तो क्रांतिकारियों ने कहा जो लोग हैं कि जाओ खिड़की से एक बार राजमहल की खिड़की से तो देखो, क्या मतलब बाहर का नज़ारा तो देख लीजिए। बहादुर शाह जफ़र ने खिड़की से देखा तो देखा कि मुंडियाँ दिखाई दे रही हैं, सड़क तो दिखाई नहीं दे रही, सड़क तो दिख ही नहीं रही है। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है, दूर दूर तक जहाँ निगाह जा रही है बहादुर शाह जफ़र की, वहाँ तक इतनी भीड़ है कि बहादुर शाह जफ़र जोश में आएंगे और बोलेंगे मैं हिंदुस्तान का शहंशाह। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंत में जाकर जब 1857 के विद्रोह को कुचल दिया गया, अंग्रेज़ों के द्वारा बर्बरता फैला दी गई, उसके उपरांत सबसे ज़्यादा जो पीटे गए या सबसे ज़्यादा जिनको मतलब अपमानित किया गया वो बहादुर शाह जफ़र ही थे। इनकी आँखों के सामने इनके बेटों को लाल किले के अंदर गोली मार दी गई। इवन इनको जेल में डाला गया, बाहर जाके
इनको भारत के अंदर, इनकी कब्र भारत में नहीं है। आप सर्च करो इनकी कब्र कहाँ पे, रंगून में है कि कहाँ पे है। इनकी कब्र भारत में नहीं, बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर को अपनी मृत्यु के उपरांत भारत की ज़मीन भी नहीं हासिल हो पाई, इतने अपमान हो गया। तो ध्यान रखिए 1857 के विद्रोह के दौरान जो केंद्र बने वह बने, लखनऊ में केंद्र है, कानपुर में केंद्र है, दिल्ली तो केंद्र है ही, मेरठ में केंद्र है, बरेली में केंद्र है, जगदीशपुर में केंद्र है। इसके साथ ही असम में भी कुछ विद्रोह भड़का हुआ है इसी को लेकर। तो कुछ नेता जो पूछे जाते हैं बार बार कि बताइए दिल्ली से कौन नेता था, तो याद रखिए दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर और बख्त खान और एहसानुल्लाह। लखनऊ में कौन थे, बिजरिस कादिर, बेगम हज़रत महल का बेटा है बिजरिस कादिर, नाबालिग बेटा बिजरिस कादिर, बेगम हज़रत महल, वाजिद अली शाह। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला के बारे में बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि बताइए 1857 के विद्रोह के दौरान डंका शाह की उपाधि किसे दी गई, मौलवी अहमदुल्ला को दी गई। बताइए कट्टर दुश्मन किसे कहा गया 1857 में, ब्रिटिश का कट्टर दुश्मन किसे कहा गया, तो मौलवी अहमदुल्ला को कहा गया। किसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जिहाद की बातें करी 1857 में, तो मौलवी अहमदुल्ला ने करी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। और क्यों कह रहे हैं मौलवी अहमदुल्ला को ये डंका शाह और कट्टर दुश्मन और जिहाद की बातें, बहुत ही खतरनाक वॉर टैक्टिक्स, युद्ध कौशल में बहुत निपुण, एक साथ अपने तलवार से 5-5 लोगों की गर्दन काटने वाला व्यक्ति। इसको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का तब इनाम रखा था। बाद में इनके दोस्त ने इनको धोखा दिया और इनको बीच चौराहे पर फांसी दे दी गई ताकि अंग्रेज़ों का खौफ पैदा रहे। कानपुर से तात्या टोपे जिन्हें रामचंद्र पांडुरंग कहा गया और नाना साहेब नेतृत्व को लीड कर रहे हैं। गोरखपुर से गजाधर सिंह है, नाम याद रखिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा असम से मनीराम दत्ता हैं। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, जिनको वीर कुंवर सिंह लोग कहते हैं, हालांकि वह एक वीर नहीं है। उसके अतिरिक्त अगर आप और नाम सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बरेली से खान बहादुर खान है ना, खान बहादुर खान बरेली में है। तो इलाहाबाद से लियाकत अली हैं। यह नेतृत्व करता हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं 1857 के विद्रोह के दौरान। साथ में याद रखिए कि इस घटना के दौरान जब ये 1857 का विद्रोह चल रहा है, भारत में वायसराय नाम, भारत का गवर्नर जनरल का नाम है, वायसराय नहीं बोलेंगे उसे गवर्नर जनरल बोलेंगे, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1858 का सुधार कानून आएगा, उसके बाद ही वायसराय नाम हो जाएगा इनका। अभी तो गवर्नर जनरल ही चलेगा। तो उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड कैनिंग, या फिर मैं बोलूँ या भारत का पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। उस वक्त इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर हैं विस्काउंट पाम्पस्टन, विस्काउंट पाम्पस्टन, यह है इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर। साथ में याद रखिए कि नाना साहेब और बेगम हज़रत महल नेपाल चले गए थे, इस विद्रोह के उपरांत भाग गए, नेपाल छिप गए जाके। इस विद्रोह के उपरांत पील आयोग का गठन किया गया। इस पील आयोग का काम था कि भारतीयों को कितने प्रतिशत, कितने अनुपात में यूरोपियन लोगों की तुलना में मतलब आर्मी में शामिल किया जाए। इसके साथ याद रखिए कि दक्षिण भारत के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया। साथ में याद रखिए कि इस विद्रोह के फेल होने के कारण क्या है, तो फेल होने के कारण है एक तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जाने की सुविधा नहीं है। दिल्ली चलना तो लेकिन कैसे चलोगे, बैलगाड़ी है, गधा गाड़ी है, पैदल चले जाओगे, लेकिन चलोगे कैसे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने के कारण लोगों का जोश ठंडा पड़ गया। कानपुर से चले तो बड़ा जोश था कि फुट डालेंगे अंग्रेज़ों को जाके, पहुंचने में 15 दिन लग गए, पहुंच ही नहीं पाए, जोश ठंडा पड़ गया। कम्युनिकेशन, संवाद के साधन नहीं है। पत्र लिखा गया कानपुर से कि प्रिय बहादुर शाह जफर, मैं नाना साहब दिल्ली पहुंच रहा हूं, स्वागत के लिए सैनिक भेज दीजिए। वो पहुंच गए, पत्र पहुंचा ही नहीं। इसी प्रकार समस्या क्या है, राष्ट्रवाद की भावना का ना होना, नेशनलिज्म है ही नहीं लोगों के अंदर, नेशनल अब एक राष्ट्रीय जागरण नहीं लोगों के अंदर, लोगों के पास नेतृत्व करता नहीं, नेतृत्व नहीं कर पा रहा कोई अच्छा व्यक्ति, ऐसा नहीं जो महात्मा गांधी जैसे रहे तो उन्होंने नेतृत्व अच्छा किया, उस प्रकार का नेतृत्व करने वाले लोग नहीं हैं। ये सारी समस्या, भारत में इस विद्रोह का फैलाव बहुत कम है। एक तो सेंट्रल इंडिया मध्य भारत में है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में, असम का मैंने आपको नाम बताया, थोड़ा बहुत उत्तर भारत में, लेकिन पश्चिम दक्षिण भारत में इस विद्रोह का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे बोला चित्तौड़, मतलब मैं तो पश्चिम की बात कर रहा हूँ, मद्रास ने दक्षिण भारत में, या फिर केरल हो गया, ये सब जगहें इन्होंने इस विद्रोह में साथ ही नहीं दी, मतलब इस विद्रोह का भड़काव वहाँ तक फैला ही नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ दिया, ऐसे भी कुछ लोग हैं, दोगले बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। तात्या टोपे को उनके दोस्त मान सिंह ने बिट्रे कर दिया 1857 की रिवॉल्ट में, बस आपको इतना जानना है। इससे बाहर 1857 के विद्रोह में कुछ आता नहीं है। एक अंतिम बिंदु जो पूछा जाता है वो ये कि बताइए 1857 के विद्रोह के संबंध में कुछ विचारकों ने विचार दिए, इनकी चर्चा कर दीजिए। तो आप चर्चा करिए कि इस 1857 के विद्रोह को कुछ लोगों ने कहा 1857 की क्रांति है, कुछ ने कहा नहीं विद्रोह है, किसी ने कहा सैनिक विद्रोह है, किसी ने कहा किसान विद्रोह है, तो किसने कहा, किसी ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ये कहने वाले व्यक्ति का नाम था बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने इसे कहा राष्ट्रीय विद्रोह। किसी ने इसे कहा कि यह स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला संघर्ष है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस,
स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला संघर्ष कहा विनायक दामोदर सावरकर ने। किसी ने कहा नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ना तो पहला ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया संघर्ष। ये किसने कहा? ये कहा है रमेश चंद्र मजुमदार, आरसी मजुमदार ने कहा है। किसी ने इस पर किताब लिखी ग्रेट रेबेलियन, महान विद्रोह, ये अशोक मेहता ने लिखी। किसी ने किताब लिखी 1857, नाम ही रख दिया 1857, ये लिखा एस एन सेन ने किताब लिखी हुई है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। इवन इसमें जो मैंने आपको बताया ग्रेट रेबेलियन, ये रिव्यू ऑफिसर 2017 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, मेंस या प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिएगा आप। ग्रेट रेबेलियन किताब अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई है, 1857 एस एन सेन के द्वारा लिखी गई है। विचारकों में जब मैं आपको विचार दे रहा हूँ कि यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला संघर्ष है, ऐसा कहने वाले विनायक दामोदर सावरकर थे, जिन्होंने 1908 में जब 1857 की स्वर्ण जयंती लंदन में बनाई तब ऐसा शब्द बोला है। बट आगे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ये सब चर्चा करी जाएंगी। लेकिन आज सिर्फ आपके लिए है 1857 का विद्रोह। परेशान मत होइएगा, 10 क्लास कंप्लीट होते होते मैं आपका एंशिएंट और मिडाइवल भी ख़त्म कर चुका हूँगा। ये मेरे ऊपर है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ये आप टेंशन मत लीजिएगा किस प्रकार पढ़ाने वाले हैं। इतना धीमे जा रहे हैं, अभी 1857 आज होगा, कैसे ख़त्म होगा, मैं ख़त्म कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है बस, ठीक। तो आज अभी इतना ही मॉडर्न इंडिया में, बाकी पढ़ेंगे कल हम लोग पढ़ेंगे मॉडरेट फेज, नरमवादी दौर, फिर कल ही पढ़ेंगे नरमवादी दौर के साथ गर्मवादी दौर, कल ही गर्मवादी और नरमवादी दोनों खत्म करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे गांधीवादी दौर। मेरे ख्याल से 4 दिन में हमारी मॉडर्न इंडिया ख़त्म हो जाएगी और 4 दिन के बाद हम लोग कूद जाएंगे एंशिएंट इंडिया पे। एंशिएंट इंडिया बहुत तेज पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, और अंतिम के 2-3 दिनों में हम लोग मध्यकालीन भारत भी खत्म कर चुके होंगे, ठीक। परेशान नहीं होना है। उसके बाद शुरुआत करेंगे भूगोल की, पढ़ते रहिए बस। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे जय स्टडी पर, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। इसके साथ ही पढ़ते रहिए बस, यही मेन इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।